नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी चुनाव प्रचार पर लगी रोक की, करहल से अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान की, जानेंगे सीएम उम्मीदवारी पर प्रियंका ने क्यों दी सफाई, मायावती ने यूपी चुनावों में दिया कौन सा नारा, बात करेंगे कांग्रेस में पीके की एंट्री पर हुए खुलासे की, गोवा में बीजेपी को लगे बड़े झटके की और बुलेटिन के आखिर में बात जम्मू कश्मीर चुनावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम ने साधा कांग्रेस पर निशाना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की समीक्षा बैठक में मोदी ने कहा, पहले विकास सिर्फ आंकड़ों में दिखता था। यूपी चुनाव में जदयू बीजेपी नहीं उतरेंगी साथ, भाजपा से नहीं बनी जनता दल यूनाइटेड की बात। जेडीयू ने जारी की 26 उम्मीदवारों की सूची, कुल 51 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। पंजाब चुनाव में आप कांग्रेस आमने सामने, आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवत मान ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दी चुनौती, कहा धुरी से मेरे खिलाफ लड़े चुनाव। आईपीएल 2022 को लेकर बड़ी घोषणा, महाराष्ट्र के 2 शहरों मुंबई और पुणे में हो सकते हैं आईपीएल के सभी मैच। 27 मार्च को हो सकती है आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में पहले दौर के चुनावों की तस्वीर साफ हो चुकी है। नामांकन जमा करने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार अभी भी तेजी नहीं पकड़ पा रहा और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चुनाव आयोग का फैसला। आयोग ने चुनावों के ऐलान के साथ ही तमाम प्रतिबंध भी लगा दिए थे। आज आयोग की बैठक थी। उम्मीद थी कि चुनाव आयोग चुनाव प्रचार में प्रतिबंध में कुछ छूट देगा। तो क्या रहा आयोग का फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहले दौर के प्रचार में नहीं दिखाई देगा रैलियों का शोर। चुनाव आयोग ने आज भी नहीं दी रैलियों और आम सभाओं को मंजूरी। जी हां, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है और इसके पीछे कोरोना महामारी को वजह बताया है। चुनाव आयोग की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत राज्यों के अधिकारी भी शामिल हुए थे और सभी ने प्रतिबंध जारी रखने का प्रस्ताव रखा। दरअसल पिछले हफ्ते से चुनावी राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसलिए आयोग ने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। आयोग ने पार्टियों की इंडोर मीटिंग में 300 लोगों या हॉल की क्षमता के 50% लोगों को शामिल किए जाने की छूट पहले ही दे दी थी। जनसंपर्क के लोगों की संख्या सीमित कर दी थी, जबकि नुक्कड़ सभाओं और वाहन रैली पर रोक लगा दी थी, जिसे जारी रखा गया है। इसलिए अब उम्मीदवारों का जोर जनसंपर्क पर ज्यादा है। प्रचार का जोर फिजिकली से ज्यादा वर्चुअली दिखाई दे रहा है। हर पार्टी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल प्रचार के लिए कर रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले चरण के चुनाव प्रचार को 72 घंटे पहले ही खत्म किया जा सकता है। रैलियों पर छूट पहले चरण के प्रचार से 1 हफ्ते पहले मिल सकती है। हालांकि प्रचार में ज्यादा छूट देने के लिए चुनाव आयोग अभी तैयार नहीं है। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होगी। 10 मार्च को सभी चरणों की काउंटिंग एक साथ होगी और इसी दिन परिणाम भी सामने आ जाएंगे। चुनाव प्रचार पर पाबंदियां भले ही लगी हों, लेकिन पार्टियां पूरे दमखम से मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि सत्ता के दूसरे दावेदार सपा चीफ अखिलेश यादव चुनाव कहां से लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। और आज सपा ने अखिलेश के चुनाव लड़ने पर लग रहे सभी सस्पेंस खत्म कर दिए। तो कहां से लड़ेंगे अखिलेश विधानसभा का चुनाव, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी की सियासत इस वक्त अपने पूरे उफान पर है। समाजवादी पार्टी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से 5 साल पुरानी हार का हिसाब चुकता करना चाहती है, तो बीजेपी सत्ता बरकरार रखने के लिए दम दिखा रही है। सत्ता किसकी होगी ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा, जिसके लिए दोनों दल में होड़ तेज हो चुकी है। इसका पहला नमूना तब देखने को मिला था जब सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके कुछ समय बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि पार्टी चाहेगी तो वो विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। जिसके बाद सवाल उठने लगे थे कि अखिलेश चुनाव कहां से लड़ेंगे। अटकलें थी कि अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि अखिलेश आजमगढ़ से सांसद हैं। हालांकि अखिलेश ने इस सवाल से अपनी चुप्पी अब तोड़ दी है। सीएम
सीएम योगी के गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आज अखिलेश ने भी अपनी सीट का औपचारिक ऐलान कर दिया है। अखिलेश मैनपुरी जिले की करहल सीट से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। बता दें कि करहल को सपा की सेफ सीट माना जाता है। करहल विधानसभा सीट पर करीब 3,71,000 वोट हैं। इनमें से 1,44,000 यादव, 34,000 शाक्य, 25,000 राजपूत, 33,000 जाटव, 16,000 पाल, 14,000 ब्राह्मण, 14,000 मुस्लिम और 10,000 लोधी वोटर हैं। बता दें, अपने इस ऐलान के साथ ही अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहला संकल्प लिया है कि किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और सिंचाई के लिए पानी भी फ्री दिया जाएगा। यूपी में कई आईटी हब बन सकते हैं। लखनऊ को भी आईटी हब बनाया जा सकता है। सरकार बनी तो 2022 में आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देंगे। कामधेनु स्कीम को फिर से चलाया जाएगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उनके काम पर रोक लगाई है। जिन्होंने विकास रोका उन्हें हटाना है। अब अखिलेश ने तो ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि अखिलेश का पहला विधानसभा चुनाव उनके लिए कितना लकी साबित होता है। सपा सत्ता में आई तो अखिलेश यादव सीएम होंगे, लेकिन यदि सत्ता सपा की जगह कांग्रेस को मिली तो कौन सीएम बनेगा? इसे लेकर एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि मेरे अलावा कोई और चेहरा दिखता है क्या? लेकिन आज प्रियंका को अपने इस बयान पर सफाई देनी पड़ गई। तो क्या बोली प्रियंका गांधी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस बार यूपी के चुनावों में सीएम उम्मीदवार को लेकर अपने बयान से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अचानक खबरों में छा गई हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका ने कहा कि चारों तरफ उनका ही चेहरा है, तो वही यूपी में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी हैं। लेकिन अब अपने ही बयान से पलटी मारते हुए प्रियंका ने यू टर्न ले लिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पहले तो कह दिया कि वो सीएम का चेहरा हो सकती हैं। किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, हालांकि उन्होंने बाद में साफ किया कि पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी। ये कांग्रेस पार्टी का तरीका है। प्रियंका के खुद को सीएम का चेहरा बताने वाले बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी प्रतिक्रिया दे डाली थी। सीएम चन्नी ने प्रियंका को शेरनी बताते हुए कहा, अगर वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनती हैं, तो कोई टक्कर ही नहीं होगी। सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी को शेरनी तक कह डाला था। साथ ही चन्नी ने ये भी कहा कि प्रियंका को आगे लाना चाहिए। अगर वो यूपी में सीएम बनती हैं, तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या बात होगी। पूरे प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करते वक्त प्रियंका से सवाल किया गया था कि यूपी में उनका सीएम उम्मीदवार कौन होगा। प्रियंका ने इस पर कहा कि क्या आपको कांग्रेस की तरफ से कोई और चेहरा दिख रहा है? जब प्रियंका से पूछा गया कि क्या वह भी सीएम चेहरा बनेंगी, तो प्रियंका ने सिर्फ इतना कहा कि उनका चेहरा हर जगह दिखाई दे रहा है। हालांकि बाद में प्रियंका ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वो यूपी चुनाव में लड़ सकती हैं, लेकिन ये नहीं मान सकती कि वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं। प्रियंका सीएम उम्मीदवार भले ही ना हो, लेकिन चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस महासचिव चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन बीएसपी चीफ मायावती ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनकी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी। मायावती ने बीएसपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए चुनावों के लिए एक नारा भी दिया है। क्या है वो नारा, देखते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 55 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस मौके पर बहन जी ने उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बीएसपी सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। इस मौके पर मायावती ने एक नया नारा भी दिया है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीएसपी प्रमुख मायावती ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी वजह भी बताई। मायावती ने कहा, काशीराम जी जब स्वस्थ थे तब तक मैं चुनाव लड़ती थी और पार्टी की बाकी जिम्मेदारियों को वो संभालते थे। उसके बाद ये जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई हैं। संविधान में ये व्यवस्था है कि विधान परिषद में जाकर कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं भी सीधे चुनाव लड़े बिना यूपी में सरकार बनाने पर सूबे की बागडोर संभाल सकती हूँ। उन्होंने ये भी साफ किया कि आकाश आनंद को पार्टी में और आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग ने
8 जनवरी को किया था। 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में वोट डलेंगे। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मायावती के इस नारे का कितना असर होगा ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। इसी दिन ये भी साफ हो जाएगा कि कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की दूरी का कांग्रेस पर क्या असर रहा। दरअसल प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। तो क्यों कांग्रेस से दूर हुए प्रशांत किशोर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सत्ता से 3 दशक तक बाहर रहने वाली कांग्रेस आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसीलिए पार्टी प्रशांत किशोर को भी अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पर बनती बात ऐसे बिगड़ी कि पीके की कांग्रेस में एंट्री नहीं हो पाई। इसकी वजह को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई कारणों से ये पार्टनरशिप शुरू नहीं हो पाई। मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहती। कई ऐसे मामले थे जिन पर सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए चर्चा भी आगे नहीं बढ़ पाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस में किसी बाहरी की एंट्री को लेकर कोई विवाद नहीं था। अब प्रियंका गांधी ने तो पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन पीके लंबे वक्त से राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस को लीड करने के लिए कोई सही आदमी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल में कांग्रेस 90% चुनाव हार गई है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसके लिए लीडरशिप में बदलाव की जरूरत है। पीके के इन्हीं बयानों को लेकर पार्टी में उनकी एंट्री को लेकर लगातार विरोध के सुर उठ रहे थे। कई नेताओं ने कहा था कि पार्टी के खिलाफ बोलने वालों को शामिल नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन बावजूद उनकी एंट्री की खबरें जोरों पर थी। मगर अब बनती बात बिगड़ गई है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर की रणनीति के बिना क्या कांग्रेस सूबे में इतिहास रच पाएगी। प्रशांत किशोर क्या चाहते थे ये तो प्रियंका ने नहीं बताया, लेकिन प्रशांत की कुछ शर्तें ऐसी रही जिस कारण उनकी कांग्रेस में एंट्री नहीं हो पाई। प्रशांत कांग्रेस में आने से पहले ही चले गए तो बीजेपी में लंबे वक्त तक रहे पार्टी के दिग्गज नेता चुनावों के समय उससे अलग हो रहे हैं। गोवा में पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे की बगावत से बीजेपी उभरी भी नहीं थी कि पार्टी को एक और झटका लगा। तो अब किसने छोड़ी गोवा में बीजेपी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर के बीजेपी छोड़ने के बाद पार्सेकर का पार्टी से जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 2 दिन के अंदर 2 बड़े नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इन दोनों ही नेताओं को टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से ही ये लोग नाराज चल रहे थे और दोनों ही नेताओं ने बगावत कर दी है। बीजेपी ने भी ये माना है कि इस बगावत का असर पड़ेगा और पार्टी उन सीटों पर चुनाव हार सकती है जहां से ये दिग्गज चुनाव लड़ते रहे हैं। पार्सेकर के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने उन्हें गोवा विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र समिति का प्रभारी बनाया था। उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की थी। पार्सेकर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। वो इस बार भी अपनी परंपरागत सीट मंडरेम से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और दयानंद सोपते को दे दिया। 2017 के विधानसभा चुनावों में दयानंद सोपते ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और उन्होंने पार्सेकर को हरा दिया था। दयानंद 2019 में दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो इसी शर्त पर बीजेपी में शामिल हुए थे कि बीजेपी उन्हें 2022 में विधानसभा का टिकट देगी, जिसके बाद से ही पार्सेकर नाराज चल रहे थे। और जब बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की सूची जारी की तो पार्सेकर ने भी बीजेपी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। गोवा में बीजेपी को मजबूत करने और स्थापित करने में मनोहर पर्रिकर और लक्ष्मीकांत पार्सेकर की मेहनत मानी जाती है। दोनों नेताओं ने गोवा के अंदर बीजेपी संगठन को मजबूत बनाया और उसे सत्ता की सीढ़ी तक लेकर गए, लेकिन आज मनोहर पर्रिकर का परिवार और पार्सेकर दोनों ही बीजेपी से बाहर हो गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर चुनावों की बात करेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है, जिसके लिए सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत भी कर रही हैं। सभी दलों के छोटे से लेकर बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी घोषणा की। आखिर क्या बोले अमित शाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है। सभी की निगाहें सभी 5 राज्यों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसे लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक और राज्य है जिसके चुनावों का जनता को लंबे वक्त से इंतजार है, और वो है जम्मू कश्मीर के चुनाव, जिसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने
बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। अमित शाह ने कहा, आज जो सुशासन सूचकांक शुरू हुआ है, इससे जिले के तंत्र को सुधारने, परिणाम लक्ष्य बनाने और डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। सूचकांक में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रमों की निगरानी जिला स्तर पर की गई है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में परिसीमन शुरू हो गया है और जल्द ही वहां चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है, जैसे ही जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। गृह मंत्री ने आगे कहा, अनुच्छेद 370 निरस्त के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार विकास बढ़ रहा है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और केंद्रीय योजनाओं का लाभ लगातार मिल रहा है। आपको बता दें कि सूचकांक को जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया है। आपको बता दें कि बीते महीने राज्य में परिसीमन आयोग ने तमाम प्रक्रियाओं के बाद अंतिम प्रस्ताव तैयार किया था। प्रस्ताव के तहत जम्मू डिवीजन में 6 सीटों को बढ़ाने की बात कही गई थी। इसके अलावा आयोग ने कश्मीर में भी 1 सीट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। प्रदेश में नए प्रस्ताव के मुताबिक जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल राज्य विधानसभा में 83 सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।